Okay, let's continue the session now. Section 40 clause 5 में क्या है? टैक्स पेड ऑन परक्विजिट्स ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉइज इज नॉट डिडक्टेबल. अब क्या बात कर रहा है कि इन केस ऑफ एम्प्लॉय डिराइविंग इनकम फ्रॉम नेचर ऑफ परक्विजिट्स अदर देन मॉनेटरी परक्विजिट्स केस में द अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन सच इनकम पेड बाय द एम्प्लॉयर इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय. कोरेस्पोंडेंटली मतलब जैसे देखो इनकम, अब वो इनकम टैक्सेबल ही नहीं हो रही सामने वाले एम्प्लॉयर के हाथ में, मतलब एम्प्लॉय के हाथ में, मतलब इनकम वो टैक्सेबिलिटी नहीं हुई. अब टैक्सेबिलिटी नहीं हुई तो उसकी डिडक्शन क्या लोगे भाई? जो इनकम ही नहीं बन रही तो डिडक्शन किस बात की देगी तुम्हें बताओ? तो ये सीधी सी बात है, तभी उसकी डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाएगा. अगर वो सीधे से एक रूल होता है इनकम टैक्स में, अगर तुम वो इनकम बन चुकी है उसकी डिडक्शन ले सकते हो उसके अगेंस्ट में तुम. तभी जैसे सेल करते हैं तो उसकी केस में पहले हमने परचेज की होगी तभी डिडक्शन मिल जाती है. ऐसी वो मतलब रिलेशन होता है इनके केस में, तो तभी मिल जाती है. तभी इस केस में नहीं मिलेगी क्योंकि जब वो इनकम ही नहीं बन रही है एम्प्लॉयर के हैंड में तो टैक्स डिडक्शन किस चीज की क्लेम करोगे तुम? खुद ने अमाउंट पे कर दी तुम्हारी वो थी, मतलब जैसे अपनी, जैसे अभी किसी की इनकम ही नहीं बन रही, मतलब वो अमाउंट टैक्सेबिलिटी कहीं नहीं हो रही उसकी, तो डिडक्शन किस बात की थे? वही जैसे एग्रीकल्चर इनकम में होता है कि मतलब वो टैक्सेबिलिटी नहीं होती तो डिडक्शन किस चीज की थे हम उस केस में? लॉसेस की भी, जैसे वो मैं बात कर रहा था. चलो अब आगे पढ़ते हैं. ये वाला इंपॉर्टेंट है सेक्शन 40 भी, रेमुनरेशन वाला. In case of any firm assessable or as such as or a limited liability partnership, the following amount shall not be deducted in computing his business income. मतलब क्या डिसअलाउ हो जाएगा? रेमुनरेशन टू नॉन वर्किंग पार्टनर. अब क्या रेमुनरेशन टू नॉन वर्किंग पार्टनर क्या सारा डिसअलाउ हो जाएगा. अलाउड टू वर्किंग पार्टनर, अब क्या नॉन वर्किंग पार्टनर का तो सारा डिसअलाउ हो जाएगा. जो भी तुम पे करोगे सैलरी बोनस कमीशन बाय वट एवर नेम कॉल्ड टू अ नॉन वर्किंग पार्टनर, सारा का सारा डिसअलाउ. or remuneration to working partner not authorized by deed. Any remuneration paid to working partner or interest to any partner which is not authorized or which is inconsistent, उसके केस में भी नहीं होगी. मतलब कि मान लो अगर डीड में ऑथराइज ही नहीं है बंदा हमारा, इसको हम देने लायक है, मतलब सैलरी तो या इंटरेस्ट, तो उस केस में भी तुम्हें सारा का सारा डिसअलाउ हो जाएगा वो. और क्या remuneration to a working partner interest of authorized by deed but relates to an earlier period. It is possible that current partnership deed may authorize payments or remuneration to any working partner to any which is prior to the date of a current. ठीक है, the approval of current partnership deed might have been necessitated to, ठीक है, such payment termination or interest will also be disallowed. However, it should be noted that current partnership deed cannot authorize any payment which relate to action such if remuneration paid to working partner will allow the deduction from partnership deed. मतलब यही बात कर रहे हैं, जैसे अगर स्पेसिफिक डेट तक लिख लिखी थी तो स्पेसिफिक पीरियड था कि इस डेट तक मिलेगी तो वो अलाउड हो जाएगी, मतलब इस डेट तक मिलेगी तो तब तक की तो तुम डिडक्शन वगैरह ले सकते हो. मतलब जैसे हम आगे पढ़ेंगे कैसे डिडक्शन मिलती है, जैसे इसका एग्जांपल के साथ करते हैं इसको हम. इफ अ फर्म इनकॉर्पोरेट्स द क्लोज रिलेटिंग टू द पेमेंट ऑफ रेमुनरेशन टू द वर्किंग पार्टनर्स बाय एग्जीक्यूटिंग एन एप्रोप्रिएट डीड से, इस डेट से इफेक्टिव हुई, नहीं मतलब जुलाई 1 से, बट इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल यहाँ से हुई थी, ठीक है. The firm would get deduction for the remuneration paid to working partner from 1 July onwards, but not from period of 1 July. In other words, it will not be possible to give retrospective effect to oral arrangement entered into. अच्छा मतलब पहले oral agreement हुआ था 1 अप्रैल को, लेकिन उसकी फाइनल अप्रोप्रिएट एग्जीक्यूट हुआ वो जुलाई 1 को. तो ये नहीं है कि हम रेट्रोस्पेक्टिवली पीछे जाके हम कह देंगे कि वहां से अब रिडक्शन मिलेगी वो जुलाई 1 से आगे मिलेगी हमें, वो ये बात कर रहा है. मतलब जिस पीरियड लिख रखा होगा, जो भी पीरियड मेंशन होगा डीड में, उसके वहाँ उस पीरियड तक की मिलेगी, उससे पहले की नहीं मिलेगी या उसके बाद की. वो ये चीज कह रहे हैं. अब आगे क्या, इंटरेस्ट टू एनी पार्टनर इन एक्सेस ऑफ 12%. एनी इंटरेस्ट पेमेंट ऑथराइज बाय पार्टनरशिप डीड फॉलोइंग आफ्टर द डेट ऑफ सच डीड टू द एक्सटेंट सच एक्सीड्स 12% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम. मतलब जो भी तुम्हारा, अब देखो जो भी हम इंटरेस्ट पे करेंगे ना पार्टनर को, 12% तक अलाउ है उसकी, मतलब पेमेंट कर डिडक्शन लेना. जितना भी 12% से ओवर एंड अबव करोगे वो क्या सारा का सारा उसकी मतलब क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा. ठीक है. इंटरेस्ट टू एनी पार्टनर इन एक्सेस ऑफ 12%, ये वाला थोड़ा ज्यादा है, आदत है पेपर में इंटरेस्ट वाला कि 12% से ज्यादा वाला क्या सारा का सारा डिसअलाउ हो जाएगा. ठीक है चलो. क्योंकि ये बताऊं क्यों होता है, क्योंकि जब हम पार्टनरशिप डीड तुमने पढ़ा था ना उसकी, मतलब पार्टनरशिप वाला उसके केस में क्लोज में अगर नहीं होता तो 12% मैक्सिमम लिख रखा होता है, जैसे इतना हम देंगे, तो ये वही यहाँ पे उठा के हाँ लिख रखा है. पार्टनरशिप 12th क्लास में ही पढ़ जाते हैं। हाँ वही वाला, हाँ. हाँ. अब आगे बढ़ते हैं. रेमुनरेशन टू वर्किंग पार्टनर इन एक्सेस ऑफ प्रेस्क्राइब लिमिट्स.
अब ये बात करें कि जैसे ये जो लिमिट्स बना रखी हैं, अगर ये इनसे एक्सीड कर देगा तो भी डिसअलाउ हो जाएगा। अब ये ध्यान रखना, एक सेकंड कोई पैर में एक सेकंड। हाँ, क्या लिख रखा है, एनी रेमुनरेशन पे टू अ वर्किंग पार्टनर ऑथराइज्ड बाय डीड एंड फॉलोइंग आफ्टर द डेट ऑफ डीड। अब ये ध्यान रखना क्या, एक तो डीड भी एक क्वेश्चन में देख लेना, अगर के डीड कोई डेट दे रखी है कि नहीं दे रखी, बाई चांस अगर कोई वहाँ ये वाला पॉइंट डाल दिया, तो तुम्हें पता है डेट से जो भी डीड इफेक्टिव होगी ना उसके बाद की कंसीडर करना, उससे पहले की नहीं। और ये ध्यान रखना कि मैं अपने एग्जाम क्वेश्चन में भी चीज डाल सकता हूँ, एग्जाम में आए चाहे ना आए, तुम्हें अभी ये चीज पता है कि डीड से इफेक्टिव डेट कंसीडर करनी है तुम्हें। एक हिंट तुम्हें अभी से दे दिया, जो बच्चा बाद में देखेगा, जो नहीं देखेगा उसका लॉस होगा, मतलब यहाँ नंबर कटवाएगा, देखना बैठ के। मैं ये वाला जरूर डालूंगा, ये वाला पॉइंट अब ध्यान रखना, ये वाला, ये क्योंकि मैं ऊपर एग्जांपल डालूंगा जो था फर्म वाला, ऐसे घुसा के डालूंगा अपना सा बढ़िया सा, जो और फर्म सारे वाला लेंगे एग्जांपल था। ऊपर। हाँ सोच लो ऐसा ही आएगा, अप्रैल 1 से मैंने डेट तो मैं चेंज करूंगा अपने अकॉर्डिंग, और देखना सारे के क्वेश्चन सारे पेपर, फंसेंगे यहाँ इसके अंदर। एक भी बच्चा मैंने लग रहा है मेरे को किसी का भी मोस्टली सही नहीं जाएगा। अब तुम दोनों ने भी गलत किया ना, डूब मर जाना इसमें भी बताने के क्वेश्चन बावजूद भी। पेपर साइड में लिख लो, क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन। ये लिखने की भैया जरूरत नहीं, अपने आप याद रखो। हाँ इसमें था ना कि डीड के बाद वाली जो है वो अलग होगी हमें। हाँ, फिर ये जो 5th पॉइंट है, फिर हमें ये लिमिट्स भी देखनी है, कौन सी? ये फर्स्ट 3 लाख वाली डीड के डिडक्शन बाद के होगी, रूल्स। पहले तो सबसे पहले तुम कंसीडर करोगे डीड वाली चीज, डीड कब से इफेक्टिव हो रही है। और पहले तो ये देखना सामने वाला बंदा कौन है, वर्किंग है नॉन वर्किंग है, सबसे पहले ये चेक करना। कहीं नॉन हाँ वर्किंग वाली में डीड चेक कर रहे हो, वो चेक कर रहे हो, सीधा नहीं 100% नहीं, डिसअलाउ है। उसको तो पूरी डिसअलाउ है। नहीं, अभी तो याद है ये चीज, अभी जैसे वो बच्चे वो एमसीक्यू सेशन में जैसे हो रहा था, वो वाला सबका होता है ऐसे। तुम्हें लग रहा है इजी इजी क्वेश्चन थे, जब तुम सामने बैठे होगे ना, ऐसे मैं पूछ रहा हूँ तुम्हें बैठ के, तो पता चलेगा क्या हालत होती है उस वक्त। वो तो है भैया, मेरे तो हाँ, मैक्सिमम गलत ही होते हैं। अभी अपन सेशंस करेंगे, उसमें देखना सीरीज करेंगे, मजे आएंगे बिल्कुल। चलो अब करते हैं चेकिंग करते हैं। देखो सबसे पहले क्या करना, वर्किंग पार्टनर देखना, वर्किंग है नॉन वर्किंग है। उसके बाद देखना डीड वाला पॉइंट, देखना डीड कब से इफेक्टिव हो रही है। फिर एक बार ये इंटरेस्ट वाला पॉइंट चेक कर लेना, क्योंकि इंटरेस्ट का पॉइंट इसके बुक प्रॉफिट के उसमें भी आएगा, आगे आगे भी कंप्यूटेशन के अंदर। फिर आएगी रेमनरेशन के अंदर, फिर लिमिट्स चेक करेंगे, अगर ओवर एंड अबव लिमिट्स है वो सारा का सारा डिसअलाउ हो जाएगा, सारा का सारा मतलब ओवर एंड अबव वाला डिसअलाउ हो जाएगा, वो मतलब वाला ये जो क्वांटम लिखा है ये अलाउ हो जाएगा। हाँ। और क्वेश्चन में देख लेना क्या पूछ रखा है, अगर खाली इसी पॉइंट पे आ रखा है डिसअलाउ या अलाउ वाला पूछ रखा है, कहीं इसी में गड़बड़ी कराओ, कहीं तुम्हें आता हो सारा सही कर रखे हो, पूछ कुछ हो रखा हो तुमने कर कुछ और दिया। ठीक है चलो अब आगे करते हैं। अब क्या बात कर रहा है, ऑन द फर्स्ट 3 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट इन केस और इन केस ऑफ लॉस। अब क्या बात कर रहा है, ऑन द फर्स्ट 3 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट। अब ये बुक प्रॉफिट नीचे पढ़ते हैं, चलो क्या होता है, क्या उस केस में क्या होगा, 1,50,000 और 90% ऑफ बुक प्रॉफिट विच एवर इज हायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या बात करेंगे, जैसे हम आगे भी चलते हैं, विच एवर इज हायर। अब देखो जैसे अब नॉर्मल प्रॉफिट, अब जैसे अगर तुम्हारा लॉस चल रहा है, लॉस, और अभी जैसे बुक प्रॉफिट हम देख लेंगे, जो भी आएगा बुक प्रॉफिट देख लेंगे एक बार। अगर पहले देखते हैं अगर लॉस आ रहा है, अगर लॉस है तो अगर तुम लॉस का जैसे अगर ये लोगे मतलब 90% देखोगे, तो वो तो कम ही आएगा मतलब, और 1,50,000 हायर आ जाएगा, उस केस में तो 1,50,000 ही बन जाएगा हायर, कि उतने तक अगर ओवर एंड अबव लॉस के केस में अगर 150 से ओवर एंड अबव कर रखा है, तो सारा मतलब डिसअलाउ कर दो ओवर एंड 150 वाला। मतलब एक ठीक सेकंड एक है, सेकंड, मतलब प्रॉफिट में भी इतना ही अलाउ है? अरे अभी अभी केस भी करेंगे, अभी केसेस भी करते हैं, अभी बताता हूँ तुम्हें, केसेस के साथ करेंगे। ये वाला पॉइंट अच्छे है, ये वाला बुक प्रॉफिट वाला, मतलब बुक प्रॉफिट कह रहा हूँ, ये रेमनेशन वाला। आगे बढ़ते हैं यार, आप पहले सबसे पहले चलो बुक प्रॉफिट देखते हैं क्या आएगा। नेट प्रॉफिट एज शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब पहले सबसे पहले तुम क्या लोगे, नेट प्रॉफिट कंप्यूटेड एज पर प्रॉफिट एंड लॉस इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन कंप्यूटिंग अंडर सेक्शन, ये क्या, फॉर कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम प्रॉफिट्स टू computed in accordance with the provisions for computing income from profits and gains। मतलब जैसे तुमने पीजीपी के अंदर निकालते हैं ना सेक्शन 1 to 8 लगा के, जैसे सेक्शन 28 से लगा के यहाँ तक,
जो भी हमने अभी तक पढ़े हैं वो सारे प्रोविजन एप्लीकेबल करके जो भी तुम्हारा प्रॉफिट आएगा एक बार वो लोगे तुम। फिर आगे क्या करेंगे, द above amount should be increased by the remuneration paid or payable to all the partners if the same has been deducted while computing the net profit। अब इस केस में एक बार ये ध्यान रखना, इसमें से ना इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाती है हमें। जैसे हमने आगे ऊपर पढ़ा था ना कि जैसे इंटरेस्ट पे क्या होगा पार्टनर को, तो इंटरेस्ट की मिल जाती है हमें डिडक्शन बुक प्रॉफिट में से। जैसे नीचे देखिए इसमें कुछ देर का क्या representative purpose disclosure क्या लिख रखा है ये, where an individual is a part in the firm otherwise than in other interest rate will not be disallowed। ठीक है, ये रहा, ये बार ये देख लेते हैं, ये रहा इंटरेस्ट। जैसे ऊपर हमने नेट प्रॉफिट निकाल लिया और नीचे हम इसकी डिडक्शन ले लेंगे बिफोर डेप्रिसिएशन। मतलब हम कंप्यूटेशन जैसे जैसे 12% तक तो अलाउ होता है ना, तो हम वो प्रोविजंस लगाने हैं सबसे पहले अपने, क्योंकि 12% वाला अलाउ हो जाएगा तो हम वो ले लेंगे। और आगे वर्किंग पार्टनर क्या होता है, हु इज एक्टिवली एंगेज्ड इन कंडक्टिंग द बिजनेस अफेयर्स ऑफ द। ठीक है, अब देखो बुक प्रॉफिट क्या होगा, मतलब नेट प्रॉफिट नहीं लेना। अगर तुम्हें प्रॉफिट एंड लॉस वाला दे रखा है उसके बाद लगा लेना जो बीजीपी में तुमने जो भी प्रोविजंस पढ़े हैं वो एप्लीकेबल कर लेना। मतलब जैसे डेप्रिसिएशन होगा तो वो अलाउ कर देना, जो भी मतलब एक्सपेंसेस होंगे वो अलाउ कर देना, इंटरेस्ट अगर जैसे 12% तक होता है तो वो दे देना। मतलब वो सारी चीजें कंसिडर करके फिर आगे जाना, फिर वो आ जाएगा तुम्हारा बुक प्रॉफिट। अब उसका तुमने लेना है, ये देखो अगर 3 लाख तक तुम्हारा प्रॉफिट हो रखा है, बुक प्रॉफिट तुम्हारा 3 लाख तक का है, फिर तुम उसका लोगे 90%। 90% और 1,50,000 बीच एवर इज हायर ले लोगे। ठीक है, अगर तुम्हारा बुक प्रॉफिट 3 लाख से ज्यादा है तो 3 लाख तक तो 90% वाला ले लोगे, ऊपर वाला लग जाएगा यहाँ तक। और जितना भी तुम्हारा 3 लाख से ऊपर होगा, मतलब जैसे 8 लाख है तो 5 लाख यहाँ पे आ जाएगा, 3 लाख के ऊपर है तो 5 लाख का तुम लोगे 60%। 60% और इसको ऐड कर देना इस दोनों को, फिर चेक करना तुम्हारा रेम्यूनरेशन कितनी दी है। रेम्यूनरेशन जितनी दोगे अगर ओवर एंड अबव है वो डिसअलाउ हो जाएगी, अगर इसके अंदर है तो वो मतलब ये इतनी अमाउंट अलाउ हो जाएगी, ओवर एंड अबव डिसअलाउ कर दोगे तुम। जब तुम आप केसेस बनाते हैं, एक सेकंड रुको। देखो जब भी तुम अपना प्रेजेंट करो ना ऐसे ही करना। देखो सबसे पहले क्या था, अपना बुक प्रॉफिट निकालना सबसे पहले। बुक प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट होगी तुम्हें। एक तो सबसे अगर तुम देखो ऐसा ऊपर एनालिसिस लिख पाओ ना कि जैसे वर्किंग पार्टनर है ये सबसे पहले ऊपर लिख देना वर्किंग पार्टनर। डीड का अगर पॉइंट दे रखा हो बाई चांस तो डीड का भी लिख देना, विद इन डीड है ये वाला। देखो सोच के देखो एग्जामिनर पे कितना बढ़िया इंपैक्ट आ जाएगा स्टार्टिंग की लाइनों से ही उसके पास, कि बंदा इतना अच्छे तरीके से करके आया है पूरी। तो वो लिख देना सबसे पहले बुक प्रॉफिट की कंप्यूटेशन, फिर एक्चुअल सैलरी कितनी हुई है, फिर आगे क्या हो जाएगा, फिर हम बुक लिमिट्स वगैरह लगाएंगे। पहले तो देखो उसने प्रोविजन एक्सप्लेन कर दिया, फिर उसने ये कर दिया ये वाला एक्सप्लेन, 3 लाख और 270 आ जाएगा, फिर 384 आ जाएगा। तब नीचे कर दिया मैक्सिमम अलाउेबल 384 होगी, तो जितनी भी ओवर एंड अबव 384 है वो डिसअलाउ हो जाएगी, मतलब 1696,000 इस केस में डिसअलाउ हो जाएगी। और देखो ऊपर क्वेश्चन में पूछा क्या था, अलाउेबल, तो उसने वो बता दी थी 384 अलाउेबल है। तो क्वेश्चन में देख के चलना पहली बात उसने पूछ क्या रखा है, ये हमेशा ध्यान हर क्वेश्चन में, हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन में ध्यान से देखना है उसने पूछ क्या रखा है लास्ट के अंदर। कमेंट पूछ रखा है, जैसे थ्योरी वाले में कमेंट पूछ रखा है, क्या चीज पूछ रखी है, वो आंसर तुम्हें अलग से दिखना आना चाहिए, ये मेरा आंसर है फाइनल। एक सेकंड पानी पी लो, फिर इसके केसेस करते हैं। चलो